विज्ञान क्लासेस जिला में आप सभी का वापस वेलकम करती हूँ। पिछली क्लासों के अंदर हमने उच्चारण स्थान, प्रयत्न, इन सब के बारे में जान लिया था। जैसे कि सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि जो हमारी पूरी व्याकरण है वो पूरी व्याकरण अष्टाध्याय पर और ये अष्टाध्याय जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत अष्टाध्याय से ही करनी होती है, क्योंकि ये अष्टाध्याय एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से हम पूरी व्याकरण को अच्छे से समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा प्रकरण। ये संज्ञा प्रकरण जो है अष्टाध्याय का पहला पाठ है, यानी पहली क्लास है। देखो, अष्टाध्याय के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि 8 अध्याय होते हैं, इस कारण इसका नाम अष्टाध्याय रखा गया है। इन 8 अध्यायों में जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय के अंदर संज्ञा प्रकरण दिया गया है, यानी संज्ञा सूत्रों का विवेचन किया गया है। उसकी परिभाषाएं बताई गई हैं कि परिभाषा सूत्र कौन कौन से हैं, यानी संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण दोनों ही प्रथम अध्याय में आते हैं। एक प्रश्न आपका यही बन जाता है कि अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में क्या आता है। तो अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में संज्ञा प्रकरण एवं परिभाषा प्रकरण आता है। इसको हम दूसरी तरह से देखें तो संज्ञा प्रकरण का उल्लेख प्राप्त होता है प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो हमारा आंसर होगा प्रथम अध्याय में, कि संज्ञा प्रकरण जो है प्रथम अध्याय में मिलता है। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्यायों में कौन कौन सी विषय वस्तु दी गई है। जो अष्टाध्याय है उसके 8 अध्यायों में से पहले अध्याय में संज्ञा प्रकरण है और परिभाषा प्रकरण है। उसका जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरे अध्याय में समास प्रकरण दिया गया है, यानी समास की विशेषताएं, समास की परिभाषाएं एवं समास के भेद बताए गए हैं। तथा विभक्ति प्रकरण दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 7 विभक्तियों का वर्णन किया गया है। कारक के नियम भी इसी के अंतर्गत बताए गए हैं। तीसरा जो अध्याय है वो है कृदंत प्रकरण। जैसे कि हम प्रत्यय जब पढ़ेंगे कि किसी भी शब्द या धातु के पीछे जो जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं, कृदंत, स्त्री और तद्धित प्रत्यय। जो धातु के पीछे लगने वाले कृदंत प्रत्यय हैं उन कृदंत प्रत्ययों को कृदंत प्रकरण में रखा गया है, जिसका अध्ययन हम तृतीय अध्याय में करेंगे। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, और स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन हम चतुर्थ अध्याय में करेंगे। फिर बचते हैं ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ करके उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो है तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रकरण में पंचम अध्याय में इसका अध्ययन किया जाएगा। आगे छठे अध्याय, षष्ठम अध्याय की बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय में संधि प्रकरण बताया गया है। यहाँ से आपको 2 ही चीज इम्पोर्टेंट देखनी है, एक तो संधि प्रकरण और एक संज्ञा प्रकरण। संधि प्रकरण में संधि के भेद, संधि की परिभाषाएं, संधि के सूत्र और उसके उदाहरण, उनकी रूप सिद्धियां सभी संधि प्रकरण में समाहित हैं। ये आपका षष्ठम अध्याय हो गया। यहाँ से भी आपके वापस वही प्रश्न बन सकता है कि संधि प्रकरणम अध्याय अस्ति, संधि प्रकरण है वो कौन से अध्याय में है। ऑप्शन में जैसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि प्रकरण षष्ठम अध्याय में आता है और संज्ञा प्रकरण जो है प्रथम अध्याय में आता है। आदेश प्रकरण सप्तम अध्याय में दिया गया है। आदेश प्रकरण, आदेश एक के स्थान पर दूसरे को लाना ही आदेश कहलाता है। हमेशा जो 2 चीजें होती है व्याकरण में, एक तो होता है आदेश और एक होता है आगम। ये जो आदेश होता है वो शत्रुवत होता है, शत्रु के समान होता है, यानी जब आदेश आएगा तो ये किसी न किसी के स्थान पर आएगा, किसी के स्थान पर आएगा, यानी जिसके स्थान पर आएगा उस
उस वर्ण को वहाँ से वो हटाएगा और आकर के वो वहाँ आ जाएगा। लेकिन जो आगम होता है ये शत्रुवत हो गया, और ये जो आगम होता है वो मित्रवत होता है। ये किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को हटाता नहीं है, साथ में आ जाता है। तो इस प्रकार 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे आदेश प्रकरणम, और फिर लास्ट बचा आपका 8वां अध्याय जिसमें है स्वर प्रक्रिया। जब हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे उस समय स्वर प्रक्रिया भी बताई थी आपको, और जब हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े उस समय भी बताया था कि प्रयोग दशायां ह्रस्व आभ्यंतर प्रयत्न समृता अस्ति। तो वो सारी स्वर प्रक्रिया है वो 8वें अध्याय में बताई गई है। इस प्रकार ये जो 8वें अध्याय के 8 अध्याय हैं, यहाँ से पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि अध्याय कितने हैं? 8। उन 8 अध्यायों में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, यानी इन सबके 4-4 चरण होते हैं। इन 4-4 चरण होने के कारण हमें ये याद रखना है, अध्याय हो गए 8 और 32 जो है इसके पाद हो गए, जिसको चरण भी कहा जाता है। तो इन 8 अध्याय और 32 चरण का अध्ययन हमें करना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आज संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का जो पहला सूत्र है वो पहला सूत्र है हलन्त्यम। इस सूत्र को इत संज्ञा विधायक सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमने प्रत्याहार पढ़े थे उस समय हमने इत संज्ञा की थी, तो वो इत संज्ञा इन्हीं के द्वारा हुई थी। हलन्त्यम एक इत संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। इसके अलावा इत संज्ञा करने वाले 5 सूत्र और दूसरे भी हैं। हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है कि हल जिसके अंत में हो, अंत्यम यानी अंत में, हल जिसके अंत में हो, यहाँ हल से हम क्या लेंगे? व्यंजन। कि अंतिम हल की अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है, यानी उपदेश में स्थित जो अंतिम हल है, अंतिम व्यंजन है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ये हलन्त्यम सूत्र कहता है। उपदेश का मतलब यह हुआ कि महर्षि पाणिनि, कात्यायनी आदि के द्वारा जो कहे गए उपदेश हैं, कहे गए जो कथन है वो उपदेश कहलाते हैं, तथा धातुपाठ, गणपाठ, आगम, निगम ये सभी उपदेश में ही परिगणित होते हैं। तो जैसे हमने प्रत्याहार बनाए थे वहाँ हमने देखा था कि अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री और री लिखा था और क की इत संज्ञा हो गई थी। ये क क्या है? अंतिम व्यंजन होने के कारण इत संज्ञा होता है। तो इस प्रकार हलन्त्यम का अर्थ क्या हुआ कि उपदेश में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ये हलन्त्यम सूत्र का अर्थ हुआ। पहला सूत्र हुआ हलन्त्यम। हलन्त्यम का मतलब हम स्पष्ट समझ गए हैं कि देखो, जैसा कि हमने प्रत्याहार पढ़े थे उस प्रत्याहार के अंदर हमने यहाँ लिखा था कि अ, ई, उ, अणा में ये जो अणा है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। री, री, क में क की इत संज्ञा हो जाती है। ए, ओ, अंघ में अंघ की इत संज्ञा हो जाती है, और ए, औ, च में च की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये सारे जो इत संज्ञा है वो किसी न किसी सूत्र से होती है, और ये जो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो इत संज्ञक सूत्र कहलाते हैं, जिसमें हमारे संज्ञा प्रकरण में पहला इत संज्ञक सूत्र होता है हलन्त्यम। ये कहता है कि अंतिम जो हल है उस हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा का मतलब हुआ कि वो हमें वहाँ दिखाई नहीं देता है, जिसको वहाँ वो होता है लेकिन फिर भी हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। इसका दूसरा सूत्र आता है संज्ञा प्रकरण का, वो बोलता है अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप, अदर्शनम यानी जिसका दर्शन नहीं हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लोप उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। नीट में और सेकंड ग्रेड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र
यहाँ आपको इन दोनों में यही ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र है वो लोप करता है, लेकिन ये जो सूत्र है वो लोप संज्ञा करता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है आदर्शनम लोप। ये कहता है कि जो विद्यमान है उसका न दिखाई देना न सुनाई देना ही लोप कहलाता है। जैसे यहाँ हम अक कहते हैं, इस अक में आ भी है, ई भी है, उ भी है और अण भी है, लेकिन इस अण का न दिखाई देना न सुनाई देना ये क्या कहलाएगा, लोप कहलाएगा। यहाँ हम इस अण की हमने हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा की थी, तो जिसकी भी हम इत संज्ञा करते हैं उस इत संज्ञा करने के बाद उसकी फिर लोप संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा होगी, लोप संज्ञा। और लोप संज्ञा होने के बाद फिर तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है, यानी उसे हटा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अण प्रत्याहार में या अप प्रत्याहार में जो अण और क की इत संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से करते हैं, उनकी इस संज्ञा होने के बाद उन इत संज्ञक वर्णों का की लोप संज्ञा आदर्शनम लोप सूत्र से की जाती है। फिर